ये एग्रेशन आया कैसे एक्टिंग के दौरान, वो मैं जानना चाहती हूँ। तो जब टिकट बिकती है तो चीज़ें खुलती हैं। तो मतलब टिकट नहीं बिकी इसलिए हर्षवर्धन कम बोलते हैं। हाँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम एक गाना, सुपर हिट गाना रिलीज़ किया था, एक टीवी चैनल को फ़ोन किया मैंने। उन्होंने कहा हम ये क्या लेबल है तुम्हारा, हम ऐसे कोई लेबल के गाने नहीं चलाते, हम तो इन लेबलों के गाने चलाते हैं। अपनी फिल्म के भी नहीं सुनते? कौन सुनता है? हंसाने वाली फिल्में तो मैंने अभी तक कर नहीं पाया हूँ। हाँ, मेरे कई फिल्म करने की इच्छा है। कई सारी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस को देख के लोग हंसे हैं। कभी कभी ठीक है, मैं गलत जगहों पे हंस जाती हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मुझे हंसना बहुत पसंद है लाइफ में। मैं हंस सकती हूँ आसानी से, बहुत आसानी से, रो भी सकती हूँ बहुत आसानी से। तुम हमेशा कहती हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का रावण हूँ, तो मैं इतिहास का पहला रावण हूँ जो सीता को खुद घर छोड़ कर आया। गुजरात, मुंबई, जयपुर, देश के हर एक कोने में आजकल एक दीवाने की दीवानियत दिख रही है। उस दीवानियत की बहुत चर्चा है और आज वही दीवाने इस वक्त अमर उजाला के न्यूज़ रूम में हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी बेहद खूबसूरत अदाकारा सोनम बाजवा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक एक्टर जिनको आपने सनम तेरी कसम में देखा होगा, उसके बाद से आप उनके दीवाने हो गए होंगे। आजकल वो फिल्म में सोनम बाजवा के दीवाने हैं। उनके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। इसके साथ ही हमारे साथ हैं जो अपनी मूंछों के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया गाने इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और दीवानियत के प्रोड्यूसर भी हैं। अंशुल गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन राणे का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको तो सब जानते हैं। सबसे पहले मैं हर्षवर्धन से जानना चाहूँगी, हर्षवर्धन आपकी ये जो फिल्म है और एक फिल्म थी आपकी सनम तेरी कसम, वो जब आई उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली वो क्या फिल्म थी। वो फिल्म चली नहीं, 10 साल के बाद वो फिल्म सक्सेसफुल होती है। कहीं ना कहीं ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि कोई फिल्म रिलीज होती है, रिलीज होने के बाद हिट नहीं होती, 10 साल बाद हिट होती है। कैसा लगा था आपको? कई बार मंदिरों में जब हम प्रार्थना करते हैं तो 9-10 साल निकल जाते हैं प्रार्थना में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान से किसी चीज़ को मांगें या प्रार्थना करें तो उसी दिन भगवान अगले दिन डिलीवरी दे रहे हैं उसकी। तो वो प्रार्थना अमेज़ॉन की तरह तो होता नहीं है सिस्टम की अगले दिन आ जाए। तो बट हमारा काम ये है कि शिद्दत से उसकी तरफ काम करते रहना। तो जिस तरह मैंने करियर की प्रति ये हमेशा मांगता रहा और शिद्दत दिखाता रहा, उसी तरह मेरे कैरेक्टर ने अदा रंधावा के कैरेक्टर को, सोनम के कैरेक्टर को शिद्दत दिखाता रहा और मांगता रहा। भले ही सामने से लाइफ में हमको नो का मनाही होती रहे, बट हमें अपने प्यार का इजहार करते रहना चाहिए। ऐसा मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी मानता हूँ। सोनम, आपको हर्षवर्धन के साथ मूवी करके कैसा लगा? पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और जब भी आपको मौका मिलता है इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करने का, आई फील वेरी लकी, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे हर्ष के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर तो हैं, हम सब जानते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत ही प्रोफेशनल है, अपने काम को लेके इतने सिंसियर है। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं तो वो इट्स अ विन विन कि आपकी फिल्म भी अच्छी बनती है, आपको काम करके भी मज़ा आता है। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम। अंशुल, सनम तेरी कसम आपने भी देखी होगी, उसके बाद आपने ये सोचा, शायद क्या ये सोचा आपने कि हर्षवर्धन और सोनम के साथ अगर मैं मिलके एक फ़िल्म बनाता हूँ तो वो फिल्म बहुत अच्छी चलेगी, जैसा रिजल्ट भी सामने आया है, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये आपने ये जो बेट लगाया, ये जो दाव लगाया, ये हर्षवर्धन को सोच के लगाया या कहानी को सोच के लगाया कि आज की जनरेशन में ये कहानी फिट बैठती है? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन है, हर्षवर्धन भी एंड मैंने जब सनम तेरी कसम देखी उसमें हर्षवर्धन की एक्टिंग देखी और मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारे जॉनर हैं जिसमें हर्ष काम करेंगे, बट रोमांस जो है आई थिंक इनका पेटेंट बन जाएगा, जो कि जिसमें किल करेंगे। तो ओवरऑल जब मैंने सोचा, म्यूज़िकल पिक्चर थी, जब मैंने पिक्चर सुनी तो मुझे स्क्रिप्ट, इंटरवल पॉइंट और द काइंड ऑफ म्यूज़िक इट रिक्वायर्ड, ये सारे पॉइंट्स को देख के और हर्षवर्धन इन इट, मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था दैट आई एम डूइंग दिस फिल्म। हर्षवर्धन,
जो जैसा कि अंशुल ने अभी जिक्र किया इस बात का कि वो जो रोमांटिक हीरो वाला जो इमेज है आपका, चाहे वो सनम तेरी कसम में हो या दीवानियत में हो, आपको लगता नहीं कि एक तरीके के रोल्स आप कर रहे हैं, कुछ अलग करने की, जैसे बाकी एक्टर्स भी करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर टाइपकास्ट भी मैं हो जाऊं कि भाई इसके साथ फिल्म करो तो वो रोमांटिक फिल्म चल जाती है। अगर ऐसा टाइपकास्ट मिल जाए तो मैं बहुत खुशी खुशी वो टाइपकास्ट लेने को तैयार हूँ। और रोमांस से बढ़कर लाइफ में कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ है। मैं अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को मैं प्यार से और शिद्दत से मैं देखता था। उसके बाद मैंने अपने करियर को एक प्यार और शिद्दत से देखा। तो मेरे लिए ये सब रोमांस ही है। जब रिलेशनशिप होता है तो आप एक अलग तरीके का एक रोमांस होता है। सो आई थिंक मेरा लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, मुझे लगता है कि आई रोमांटिसाइज द इंटरेक्शन, तो मुझे मज़ा आता है उसमें। अच्छा सोनम, आपका इसमें जो रोल है, जो हम ट्रेलर में देखते हैं, ऐसा लगता है कि एक हीरोइन है जो नेगेटिव रोल कर रही है, जिसमें आपका एक डायलॉग होता है कि अब तक तुमने औरतों की चूड़ियों की खनक सुनी होगी, अब औरत की सनक देखो। ये जो इतना चैलेंजिंग रोल था, मतलब ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग रोल था जो आपने अभी निभाया है। बॉलीवुड में आप बहुत अच्छी तरीके से अभी निकल कर और ज़्यादा सामने आई हैं। कितना मुश्किल लगा ये रोल करने के लिए आपको? मोर देन मुश्किल, मैंने बहुत इन्जॉय किया। इन्जॉय इसलिए भी किया क्योंकि मेरे पास ऐसा मौका आया जो मैं बहुत पहले से जिसका इंतज़ार कर रही थी। तो और मुझे अभी भी लगता है कि जितना इमोशनली मैं पोर कर सकती हूँ एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, वो मुझे पूरी तरह से अभी इसमें भी नहीं मौका मिला है, लेकिन जितना भी मिला है मैंने उसमें फुल ऑनेस्टी से किया। इम्परफेक्ट हो सकता है, कमी रह सकती है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरे पास ये मौका था कि जो भी ऑनेस्टी से मैं जो फील कर रही हूँ वो मैं करूँ। और मुझे चैलेंजिंग रोल्स करके मज़ा आता है। ज़्यादा मौके मुझे नहीं मिले ऐसे अभी तक कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो, तो ये एक ऐसा मौका था जिसका बहुत लंबे समय से मुझे इंतज़ार था। सो वो मिला। सो मोर देन फाइंडिंग इट कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं बहुत एक्साइटेड थी और खुश थी कि ऐसा मौका मुझे मिला। सोनम, इम्परफेक्ट कहीं लगी आपको, चूँकि प्रोड्यूसर बहुत अच्छे से बता पाएंगे। अंशुल, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया सोनम ने। और मुझे ऐसा लगता है इस मूवी से सोनम की जो परसेप्शन है अबाउट बीइंग अ पंजाबी फिल्म स्टार वो चेंज होने वाली, क्योंकि जितनी स्पष्ट हिंदी सोनम ने इस पिक्चर में बोली है विदाउट एनी पंजाबी एक्सेंट, प्रॉपर दिल्ली यूपी वाली टोन में हिंदी बोली है सोनम ने, विच द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स विल गेट टू नो नाउ आफ्टर दे वॉच द फिल्म। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया सोनम ने। हिंदी बोल लेती यहाँ बहुत अच्छा, क्योंकि फिल्म में तो आपने बोला है, तो मतलब शुरू से हिंदी बहुत अच्छे से बोल। मेरा जन्म जो है वो उत्तराखंड में हुआ, मेरी परवरिश यूपी में हुई है। ऑफ कोर्स मैं एक आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अ सिख फैमिली, तो मुझे पंजाबी भी लिखनी, पढ़नी, बोलनी सब आती है। मुझे हिंदी मतलब ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरी बहुत अच्छी है या कैसे, बट मैं डे टू डे लाइफ में हिंदी में बात करती हूँ। और मुझे मतलब आई डोंट नो, शायद ये परसेप्शन है कि क्योंकि मैं पंजाबी फिल्मों में काम करती हूँ तो शायद ठीक तरह से नहीं बात कर सकती हिंदी में, लेकिन मुझे लगता है मेरी हिंदी ठीक है। मैं तो फर्स्ट मीटिंग में जब मिलने आ रहा था, मैं तो एक पंजाबी अपने दोस्त से बात कर रहा था कि तुहाडे साडे सब बोलना तुहाडे साडे। हर्षवर्धन, मुझे लगता है इतनी देर में पहली बार हंसे हैं। अच्छा, आप इतने सीरियस क्यों हैं? मतलब आप हमेशा सीरियस क्यों दिखते हैं? हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये बात मैं नहीं कह रही, ये आपकी को एक्टर्स भी कह चुके हैं इस बारे में कि हर्षवर्धन सेट पे अक्सर सीरियस रहते हैं, हमेशा सीरियस रहते हैं, बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं है। ऐसा है रियल लाइफ में क्या? हाँ, शायद मुझे बचपन से घुलने मिलने वाली लाइफ कभी मिली, मतलब मैंने वो खोजी नहीं, मैं उसके पीछे गया नहीं, मैं एक सपने के पीछे दौड़ता रहा 16 साल की उम्र से। तो मुझे एक पार्ट मिस तो हुआ है जहाँ पे आप
बॉन्ड्स फॉर्म करते हो, अपने आप को छोड़ देते हो किसी के सामने, या कंप्लेन कर लेते हो, या किसी से एक्सप्रेस कर लेते हो। तो काफ़ी वक्त मैंने खुद से ही एक्सप्रेस किया, खुद को ही समझाया, खुद को ही बताया, लिखता रहा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है, ये चीज़ अच्छी है, इसको और बेटर करना है। सो आई थिंक कॉन्वर्जेशन वॉज विद इन माई सेल्फ फॉर मैनी ईयर्स। तो उस वजह से हो सकता है ऐसा है, बट ऐसा मैं इतना कुछ सीरियस ऐसा नहीं हूँ। तो ये बॉन्ड्स ना बना पाने की जो बात आप कह रहे हैं, इसका मलाल कभी रहता है आपको? क्योंकि आप बहुत कम फिल्मों में दिखते हैं। इसके तो दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, बहुत सिलेक्टिव हुआ फिल्मों को लेकर, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको फिल्में करने का मन ना करता हो, कुछ इस तरीके की। मतलब हर्षवर्धन है क्या? बहुत कम हम हर्षवर्धन को क्यों देखते हैं, ये एक सवाल आपके फैंस हमेशा जानना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। जवाब उनके पास ही है। उन लोगों ने इस साल से पहले तक टिकट्स नहीं खरीदे थे, इसीलिए शायद मैं कम दिख रहा था। बट होपफुली इस साल जब फेब में उन्होंने टिकट खरीदी, इस बार अक्टूबर में फिर खरीद ली, होपफुली मैं और काम का एक एक्सपोजर थोड़ा और होगा, चॉइसेस और ज़्यादा होंगी। जिस तरह का काम हम लोग सब करना चाहते हैं, हम सबकी एक पेक्यूलियर सोच होती है, इच्छा होती है, चाह होती है, अभिलाषा होता है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह का कुछ काम आप करें, तो वो और ज़्यादा खोलेगा। तो जब टिकट बिकती है तो चीज़ें खुलती हैं। तो मतलब टिकट नहीं बिकी इसलिए हर्षवर्धन कम बोलते हैं? हाँ। टिकट नहीं बिकी इसलिए हर्षवर्धन नहीं दिखी। नहीं दिखे। ओके, अच्छा सोनम, कैसा लगा आपको? चूँकि आप बॉलीवुड में हाउसफुल अभी आपने की, और भी मूवीज़ आपने की, पंजाबी गानों की आप सबसे हिट हीरोइन हैं, एमी विर्क के साथ आपके कई गाने हैं जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। अब पंजाबी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आना और दीवानियत जैसी फिल्म में इतना बेहतरीन किरदार निभाना, जिसमें हमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि कहीं हीरोइन नेगेटिव रोल में तो नहीं है, अगर हम ट्रेलर देखते हैं तो उसको भी बहुत परफेक्शन के साथ निभाना, ये सब कैसे किया आपने? इतना जो एक लंबा टेन्योर था पंजाबी इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक में आना, ये बीच में जो इतना बड़ा गैप था, क्यों रहा वो गैप? बड़ा मुश्किल है इसको 2-3 लाइनों में सम अप करना, लेकिन आई थिंक लाइफ में टाइमिंग होती है हर चीज़ की। मेरा हर डिसीजन शायद सही भी होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर जो समझ थी, जितना एक्सपोजर था, उस हिसाब से मैंने कुछ चीज़ों को ना भी बोला हिंदी फिल्म से पहले, बट अगेन देन आई कम बैक टू दिस कि देयर इज़ दिस टाइम एंड सीज़न फॉर एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि मैं 2025 में ही आई वॉज मेंट टू एंटर हिंदी फिल्म्स, जो कि हुआ। और अब गैप क्यों आया क्यों नहीं आया पता नहीं, लेकिन आई होप कि अब जिस तरह का मैं काम करना चाहती हूँ हिंदी फिल्म्स में, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और मैं मेहनत करूँ और आगे एक इंटरव्यू में मैंने कहीं पढ़ा और सुना है कि आपने कहा था कि एक टाइम था जब आपके पास साउथ इंडस्ट्री से ऑफ़र आए, बॉलीवुड इंडस्ट्री से ऑफ़र आए, मगर आपने उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसका मलाल आज भी आपको रहता है। ऐसा है क्या कुछ? एज अ ह्यूमन बीइंग आपको फील होता है ना कई बार कि काश मैं ऐसा कर लेती, वो काश तो चीज़ों में पूरी लाइफ रहेगा। काश मैंने ये किया होता, काश ऐसे हाँ बोला होता या ना बोला होता। सो वो है, वो तो दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो या आई डू फील आई कुड हैव डन बेटर, आई कुड हैव शायद मैं ये अपॉर्चुनिटी को उस समय मुझे ना नहीं कहना चाहिए था, या फिर वो चीज़ नहीं, फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा लगता है। बट अगेन आई वुड से आई वॉज मेंट टू एंटर हिंदी फिल्म्स इन 2025, ऐसा लिखा था तो वो हुआ। और अब क्या मलाल, आई एम वेरी हैप्पी। अभी तो मैं एंजॉय कर रही हूँ जितना प्यार दीवानियत को मिल रहा है। और अंशुल, आप प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, और आपने कहानी तो पढ़ी होगी पूरी, और चूँकि प्रोड्यूसर हैं तो आपको पता ही होगा। इस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत अलग कहानी है। मतलब एक तरफ सैयारा जैसी मूवी होती है जहाँ इतना अलग सा प्यार देखने को मिलता है, फिर एक रोमांस देखने को मिलता है जहाँ हीरो बहुत प्यार करता है लड़की से, लेकिन लड़की उससे नफरत करती है। ये कहानी अपने आप में बिल्कुल अलग कहानी है। आपने जब पहली बार ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपने क्या सोचा था इस पूरी फिल्म के बारे में? ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपसे जानना चाहूँगी।
ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँ, ये स्क्रिप्ट मैंने बाद में पढ़ी, पहले मुझे नरेशन दी मिलाप ने। और जब भी आप मिलाप को इंटरव्यूज़, वो इस शहर में नहीं है, नहीं तो वो आते आज इंटरव्यू में, आप उनसे किसी भी फिल्म का, उनकी एवरेज फिल्म का भी अगर आप नरेशन लेंगी, तो वो जिस तरीके से वो अपनी स्क्रिप्ट को सुनाते हैं, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी डाल देते हैं उसमें। और ये इतनी वैसी ही एनर्जेटिक स्क्रिप्ट है जो इसका इंटरवल पॉइंट है, जो इसका क्लाइमेक्स है। तो जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी उसी टाइम आई वॉज ब्लोन, आई वॉज लाइक ये तो मैं फिल्म कर रहा हूँ। एंड ऑनेस्ट फीडबैक यही था, हमें शायद क्रिटिकली इस पे नेगेटिव रिव्यूज़ आए, जो कि कुछ जगह आए भी हैं हमें, बट आई न्यू दैट द ऑडियंस विल कनेक्ट टू इट। मुझे ये पता था कि ऑडियंसेस इसको पसंद करेगी। और काफ़ी मसाला है, अच्छा म्यूज़िक बनाया हमने पिक्चर में। तो एंड द बॉक्स ऑफिस नंबर्स आर स्पीकिंग नाउ, जो हम नंबर कर रहे हैं। तो माय फर्स्ट फीलिंग अच्छी, पॉजिटिव और कुछ अलग था पिक्चर में। ये मेरी फीलिंग थी इस पिक्चर को लेके, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूँ तो। वैसा रिस्पांस आपको मिला? उससे बहुत बेहतर रिस्पांस मिला है हमें। हम दिवाली पे आए इस मूवी को लेके, जो कि एक बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़े क्लैश के साथ हमने ये मूवी रिलीज़ की। 200 करोड़ की वो पिक्चर है, 25 करोड़ की हमारी पिक्चर है। एंड यू नो, वो टक्कर ले पाना और सस्टेन कर पाना, आज सेकंड वीक पे हम आ गए हैं, हम बहुत अच्छे नंबर्स कर रहे हैं। दोनों के बराबर हो रहे हैं, दोनों के ही नंबर्स इक्वल हो गए हैं। अभी हम येस्टरडे जो हमने परफॉर्म किया है वो सेम परफॉर्म किया है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। पहली बारी प्रोड्यूसर बन के पहली पिक्चर सुपर हिट देना, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। हाँ, ये तो आपकी पहली फिल्म है जिसे आपने प्रोड्यूस किया है और ये वाकई काबिले तारीफ भी है। हर्षवर्धन, अक्सर जब हम आपकी फिल्में देखते हैं, आपकी शुरुआत लेफ्ट से हुई थी सीरियल, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिर हमने आपके अलग अलग तरीके से वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर भी हम आपको जानते हैं। लेकिन हर्षवर्धन, जब आपको पहली बार ये पता चला कि दीवानियत ने पहले दिन 10 करोड़ का बिजनेस किया, कैसा लगा आपको उसमें? मतलब कुछ तो उस समय लगा होगा, वो पहली फीलिंग अगर आप शेयर करना चाहें। याद कर रहे हैं आप? मुझे यही लगा कि अब चलो, मुझे शायद सड़क पे उतर के स्टिकर्स नहीं लगाने पड़ेंगे कि प्लीज़ मेरी पिक्चर की टिकट देख लो। लेकिन फिर मैंने तुरंत ही अगले मिनट में मुझे लगा अब मुझे सड़क पे उतर के ही थैंक यू बोल देना चाहिए, क्योंकि वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। कई दंगे फिल्म के लिए मैंने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे कॉलेजेस में जाके कि प्लीज़ फिल्म देख। फिर सनम तेरी कसम रिलीज़ कराने के लिए उसी के प्रोड्यूसर के ऑफिस के नीचे मुझे जाना पड़ा। वो खुद ही कन्विंस नहीं थे कि ये पिक्चर चल सकती है, उन्हीं को नहीं समझ में ये बात आई थी। तो मेरी सड़क पे उतरने की जो आदत थी, जब इस फिल्म की ओपनिंग जब डबल डिजिट्स में आई, तो मुझे लगा शायद अब वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वही मेरा अस्तित्व मुझे लगता है वहीं पर सही है, और वही उसी चीज़ को मैं मेंटेन रखना चाहता हूँ कि मैं जब तक रियल ग्राउंड लेवल पे नहीं उतरूँगा और नहीं कनेक्ट करूँगा रियलिटी में, तब तक कुछ मज़ा नहीं आएगा, तब तक बात पहुँचेगी नहीं। तो मुझे वही करना है। हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी आपके फैंस के साथ थिएटर में। कुछ फैंस रो रहे थे आपके लिए। जब सनम तेरी कसम दोबारा से लोगों ने देखी, तब भी रो रहे थे लोग, आप उस वक्त भी उनके साथ थे। कैसा लगता है जब आपके फैंस आपके सामने आपकी फिल्में देखकर आपको बताते हैं और फिर वो पूरा इमोशन उनका बाहर आता है एज ए एक्टर? मतलब इस तरीके का जो कनेक्शन है वो बहुत कम देखने को मिलता है एक्टर्स और फैंस में। ये एक ही मौका है मेरी ज़िंदगी में जहाँ पे किसी के रोने से मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये एक स्टोरी का अफेक्ट है किसी के ऊपर। अदरवाइज़ अगर कोई रो दे तो ऑब्वियसली यू गेट अफेक्टेड कि अरे हाउ कैन यू हेल्प दिस पर्सन। बट यहाँ पे मुझे पता है कि कहानी का इफेक्ट है किसी के ऊपर, उनके किसी डीपर पार्ट्स को इस कहानी ने टच किया है, जो उनको याद आ गई है किसी की, या कोई सिचुएशन पैरेलल उनकी लाइफ में हुई है, तो मुझे लगता है कि ये उसका असर है। तो दैट इज़ द ओनली टाइम मैं पिघलने नहीं लगता हूँ, और मुझे लगता है कि दिल भी ओके। अदरवाइज़ अगर कोई रोना शुरू कर दे तो इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर मी। बट आई वॉज ग्रेटफुल दैट दे वर कनेक्टिंग विद द फिल्म। एंड ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ दिखाया जाता है, उस पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस हिसाब का म्यूज़िक देते हैं,
जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो उस हिसाब की एक्टिंग करते हैं, फिर एडिटर्स आते हैं और ऐसा कुछ बनाते हैं कि आपको या तो हंसा दे या रुला दे। तो हंसाने वाली फिल्में तो मैंने अभी तक कर नहीं पाया हूँ। हाँ, मेरे कई फिल्म करने की इच्छा है। कई सारी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस को देख के लोग हंसे हैं, तो डेफिनेटली बट डेफिनेटली अगर रुला पाया हूँ तो चलिए, एक जो 9 रस होते हैं उसमें से एक चीज़ तो मैंने कम से कम टच करी। सो आई एम ग्लैड कि कहीं किसी इमोशन में तो टच किया मैंने। एक आउटसाइडर होने के नाते कैसा लगता है बॉलीवुड में काम करना? क्योंकि अक्सर आप ये बातें बोलते भी रहे हैं, अभी भी जब थामा रिलीज हुई तो आपने अपने और आयुष्मान खुराना का नाम लेकर भी कहा था। बिल्कुल, मैं ये शब्द ख़त्म कर देना चाहता हूँ, आउटसाइडर नहीं, और नेपोटिज्म भी, क्योंकि मुझे लगता है ये बहानेबाजी है, काम ना करने की और थोड़ा आलस की या फिर तैयारी ना रखने की बहानेबाजी है। जैसे बचपन में आपको याद होगा कि बच्चों को बताया जाता था कि वहाँ पे जंगल में मत जाओ, वहाँ पे भूत है। तो ये इस जंगल जो हमारी प्यारी सी इंडस्ट्री है, इसका भूत है नेपोटिज्म, जो बना दिया। अब कई लोग होंगे वो कहेंगे नहीं तुम मानते नहीं हो, तुम्हारी गलती है। इट इज़ नॉट देयर। मैं चाहता हूँ लोग इस जंगल में आएँ, एंजॉय करें। मैं खुद जंगल का बहुत बड़ा दीवाना हूँ पर्सनल लाइफ में। मुझे चाहिए कि लोग इस इंडस्ट्री में आएँ बाहर से, एस्पायरिंग एक्टर्स। आई एम श्योर आपके ऑफिस में कई लोगों के ड्रीम्स होंगे टू कम हियर। आई वॉन्ट देम टू कम। मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर से डर निकल जाए। ये जो वर्ड्स हैं आउटसाइडर, नेपोटिज्म, दिवाली पे 2 आउटसाइडर्स की फिल्म आ रही है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किधर है नेपोटिज्म, कहाँ है? अगर होता, स्ट्रगल भी तो है, लेकिन स्ट्रगल तो आपकी जॉब में कम है। कम है नहीं, स्ट्रगल इनकी जॉब में। स्ट्रगल याद आ गया एकदम से आपकी आंखें भर आई। स्ट्रगल आई डोंट थिंक किसी जॉब में कम है। स्ट्रगल के बिना कोई जॉब नहीं है। और स्ट्रगल नहीं हो, मैं जो मुश्किल हमें स्क्रीन्स मिलने में हुई, तो मैं यही बोलता हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम एक गाना, सुपर हिट गाना रिलीज़ किया था, एक टीवी चैनल को फ़ोन किया मैंने। उन्होंने कहा हम ये क्या लेबल है तुम्हारा, हम ऐसे कोई लेबल के गाने नहीं चलाते, हम तो इन लेबलों के गाने चलाते हैं। तो अगर वो स्ट्रगल, आज मैं यहाँ बैठ के आपको एक कहानी थोड़ी सुनाऊंगा अगर वो स्ट्रगल नहीं होगी। हमें स्क्रीन्स नहीं मिली, और वो स्क्रीन्स ना मिलते हुए जो हमारा ग्राफ गया, जिस तरीके से हमारी पिक्चर आगे बढ़ी, हम 50 करोड़ पार कर गए पहले हफ्ते में। तो अगर वो स्ट्रगल नहीं हो, हमने पिक्चर बनाई, हर्षवर्धन मेरे ऑफिस आया, सोनम बाजवा मुझे अच्छी लगी, मैंने उसको टेक्स्ट किया, शी केम शी मेट मी, हमने पिक्चर बना दी, गाने हिट हो गए, पिक्चर रिलीज़ हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, अब अगली बना रहे हैं। ये कोई स्टोरी नहीं हुई। स्ट्रगल हैज़ टू बी देयर। जो स्ट्रगल होएगी उससे हम कितना सीखते हैं, आगे की चीज़ें हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। दैट स्ट्रगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गानों की बात की आपने, उसके बाद सोनम से मेरा सवाल होगा। गाने तो ज़बरदस्त हैं, एक से एक गाने हैं इस फिल्म के, और आपकी पिछली फिल्म के भी गाने एक से एक लोगों ने खूब सुना है, और इस बार भी लोग खूब सुन रहे हैं उन गानों को। जो गानों का सिलेक्शन होता है वो भी हम समझना चाहेंगे, वो किस तरीके से करते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत कम गाने होते हैं जो एकदम आत्मा तक उतर जाते हैं। तो इन गानों का जो सिलेक्शन है, खास तौर से मेरा सवाल आप ही से, कैसे करते हैं इस तरीके के गानों का सिलेक्शन? देखो, मैंने अभी तक इस फिल्म को करने से पहले 200 नॉन फिल्म गाने करे, जिसमें से लगभग 100 हिट है। बिल्कुल। तो जो मेरी नॉन फिल्म में स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छी थी। इस फिल्म में क्योंकि मेरी पहली पिक्चर है, और मैंने इस पिक्चर को जितना मेरा सार, जितना मेरा कोर, जितनी मेरी नॉलेज ऑफ म्यूज़िक थी, वो मैंने सब निचोड़ के डाला। एंड थैंकफुली गॉड ने बहुत सपोर्ट किया, और हमारी पिक्चर के 5 गाने ब्लॉकबस्टर हो चुके हैं। मैंने ये बात हर्ष को पहले ही बोल दी थी, ये पिक्चर की रिलीज़ से पहले, कि ये 4 गाने आपकी पिक्चर रिलीज़ होने से पहले हिट होंगे। एक्सपीरियंस बोलता है ना। मुझे लगा कि ही इज़ बीइंग पॉजिटिव, प्रोड्यूसर हैं, बट मैंने उनको कल रिपोर्ट देख के, और मैंने उनको कल, आपने ये बोला था मुझे, मैंने याद दिलाया उनको कल कि यू सेड दिस, एंड एज एन एक्टर आई फेल्ट कि चलो ही इज़ बीइंग पॉजिटिव, बट ही वाज राइट। रिलीज से पहले ही शोड अस द नंबर्स। तो अब नॉन फिल्म जो मैंने म्यूजिक किया है वो आप सुनेंगे तो वो इस म्यूजिक से बहुत अलग है। ये बहुत मासेस के लिए म्यूजिक है, बहुत डिफरेंट म्यूजिक है। तो आई एम थैंकफुल कि मैं ये जॉनर भी टच कर पाया, मुझे ऐसी पिक्चर मिली जिसपे मैं अपने आप को प्रूव कर पाया एक डिफरेंट डायरेक्शन में भी, और आई फील आगे और
अलग तरीके की हम पिक्चरें बनाएंगे सब लोग साथ में, और अलग अलग टाइप का म्यूजिक में बिल्कुल। मुझे भी लगता है कि और भी बहुत सारी मूवीज आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म भी स्टार फिल्म है। जिन जिन ने देखा है इस फिल्म की बहुत तारीफ की है। आपने देखी फिल्म? हाँ, मैंने देखी है फिल्म, और देखने के बाद जब मुझे कहा गया कि इंटरव्यू करने के लिए, तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज आपके साथ बैठी। You've seen the film, thank you. मैंने देखी, पहले ट्रेलर देखा था, उसके बाद फिल्म देखी। सोनम, एक सवाल है मेरा कि किसी भी किरदार को करने के लिए, क्योंकि ये जो आपका किरदार है, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत अलग किरदार है, बिल्कुल अलग। आपने आंखों में एग्रेशन दिखता है, आप जब बात करती हैं तो गुस्सा नज़र आता है, एक नफरत नज़र आती है आंखों से। आपने दरअसल एक एक्टिंग की है यहाँ पे जो सबको बहुत पसंद आई है। जब हम ट्रेलर को बहुत ध्यान से देखते हैं तो नज़र जो है आपकी आंखों पर जाती है, जब एक एक डायलॉग आप बोलती हैं, ख़तरनाक बोलती हैं। अब वो जो एग्रेशन है, चूँकि आप सामने से जो मुझे लगता है वो आप बिल्कुल बहुत स्माइली टाइप की हैं, चुलबुली जैसी हैं, खुश रखने वाली, लेकिन ये एग्रेशन आया कैसे एक्टिंग के दौरान, वो मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, मतलब हंसती वस्ती मतलब सब ठीक, लेकिन ये एग्रेशन कैसे आया? हंसना किसे पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हंसना। कभी कभी ठीक है मैं गलत जगहों पे हंस जाती हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मुझे हंसना बहुत पसंद है लाइफ में। गुस्सा से इंसान के अंदर सारे इमोशंस हैं। मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और आई एम वेरी प्राउड कि मुझे कभी भी यूजुअली ना एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती, ना रियल लाइफ में, और ना अगर मैं करना चाहूँ तो मैं गुस्सा भी जमकर करती हूँ। अच्छा, वही गुस्सा दिखा लगता है फिल्म में। yes. और मैं प्यार भी बहुत करती हूँ, तो फिर पूरी तरह से करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। नफ़रत करती हूँ तो भी मुझे लगता है कि मैं फील कर सकती हूँ चीज़ें। एंड कभी कभी मैंने सुना है कुछ एक्टर्स को कहते हुए कि उनके लिए ना ये इमोशन टैप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो ये इसीलिए मेरा सवाल था ये। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यस, जो डिग्री मेरे डायरेक्टर को चाहिए थी उस अग्रेशन की, मैं अपने आप से थोड़ी सी डिबेट कर रही थी, डायरेक्टर से भी कर रही थी कि इतना क्यों, वो था डेफिनेटली, लेकिन एज एन एक्टर वो मेरा काम है टू डिलीवर व्हाट द डायरेक्टर इज़ आस्किंग फॉर। बट इमोशंस को एक्सेस करने के लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं हंस सकती हूँ आसानी से, बहुत आसानी से, रो भी सकती हूँ बहुत आसानी से। पता आई एम ब्लेस्ड लाइक दैट, मुझे लगता है। तो गुस्सा भी, मैं रियल लाइफ में मुझे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। इस रिएक्शन एक सवाल मेरा आखिरी सवाल होगा अंशुल आपसे। आप अपने गानों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन मूंछों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। ये जो डिफरेंट स्टाइल ऑफ आपका मूंछ है, ये आपको तो पता ही होगा कि कितने लोग आपकी मूंछों की तारीफ करते हैं। ये मूंछ बनाने का एक नए स्टाइल में, मतलब ये कहाँ से ऐसा थॉट आया आपके पास? तारीफ भी करते हैं, काफ़ी मजाक भी बनाते हैं। अच्छा। तो जब तक आप कुछ ज़िंदगी में कर नहीं देते, जब तक आप इतिहास नहीं रच देते, तब तक आपकी निंदा ही होती है। फिर उसके बाद आप कुछ काम कर देते हैं। जैसे हनी सिंह जब ही वाज गिविंग बैक टू बैक हिट्स वो दे रहे थे, वो कह रहे थे मैं खाली सीडी भी बेचूंगा ना तो मेरे गाने, मेरी सीडियाँ बिकेंगी। दैट एक्चुअली हैपन्स, ज़िंदगी में होता है। तो जो मेरी मूंछ की कहानी है वो ये है कि मैं आता हूँ एक बहुत छोटे शहर से जिसका नाम है धौलपुर, जो राजस्थान में है, और हमारी जो राजस्थानी मुस्टैश है वो बहुत फेमस है वहाँ पे। तो मुझे था कि इन अ न्यू वे, वो इतनी थिक मुस्टैश, मेरी तो इतनी बियर्ड आती नहीं है, तो मुझे एक मुस्टैश रखनी थी अपनी, जस्ट टू टेक माई कल्चर, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट अब्रॉड। तो वो ट्रैवल करने के लिए, एंड जितने भी मैं फॉरेनर्स से मिलता हूँ, जितने भी मेरे फिरंगी दोस्त हैं, वो सब लोग राजस्थान के बारे में बात करते हैं। एंड यू नो दे व्हेनेवर दे हैव विजिटेड, जब भी वो आए हैं इंडिया, तो राजस्थान आए हैं और वो कहते हैं आप यू आर फ्रॉम राजस्थान राइट। तो आई वॉन्टेड टू टेक माई कल्चर अहेड, और आजकल कोई कैरी नहीं करता है। इनफैक्ट इट्स डिफ़िकल्ट ऑल्सो, बहुत मुश्किल है इस टाइप की मुस्टैश कैरी कर पाना। व्हील बैलेंसिंग ईजी है, लेकिन ये मुस्टैश की बैलेंसिंग थोड़ी मुश्किल है। मेरा सवाल ये था कि मुझे इसलिए था क्योंकि मुझे एक वायरल कंटेंट चाहिए था, वो मुझे मिल गया। हर्षवर्धन, एक सवाल है मेरा, आखिरी सवाल आपसे। आपके फिल्म में एक से एक डायलॉग हैं, एक से बढ़कर एक डायलॉग है। मैं चाहूँगी कि आप एक डायलॉग यहाँ पे हमारे साथ सोनम को वो कहें
ताकि एक बार फिर से हम दीवानियत फील कर पाएं? ये एक डायलॉग था जो कट गया था, तो मैं बोल देता हूँ। प्लीज कि सोनम आप उनकी तरफ देखिए। तुम हमेशा कहती हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का रावण हूँ, तो मैं इतिहास का पहला रावण हूँ जो सीता को खुद घर छोड़ कर आया। एक और आखिरी सवाल, गाने सुनते हैं आप? मैं नहीं, मैं फ्रीक्वेंसीज लगा के छोड़ देता हूँ उस पे, बूम बॉक्स पे। तो मतलब गाने का भी शौक नहीं है आपको? सुनने का भी शौक नहीं है? वो जो हर्ट्स होते हैं ना, हाँ, वो सब लगा, वो सुनता हूँ ज़्यादा। मंत्र वगैरह चलते रहते हैं घर में, सरस्वती मंत्र वगैरह, वो ज़्यादा। तो मैंने इनको जब पहली बारी बात करी इनसे, तो मेरे कुछ गाने थैंकफुली हिट हुए हैं, तो मैंने इनसे कहा कि गाने सुने आपने? कहते नहीं। गाने नहीं सुने आपने? अपनी फिल्म के भी गाने नहीं सुनते आप? अपनी फिल्म के भी नहीं सुनते? कौन सुनता है? अपनी फिल्म देखते हैं आप? अपनी फिल्म के गानों पे चलते हैं। नहीं, वो तो शूट में हो गया, उसके बाद मतलब सीरियसली आप गाने नहीं सुनते, अपनी फिल्म के भी गाने नहीं? मैं वो फ्रीक्वेंसीज वगैरह में ज़्यादा, मुझे लगता है जब कुछ सुन रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए, कन्वर्जन होना चाहिए। तो वो जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जब मैं कुछ मेडिटेट कर रहा होता तो उसकी, तो मैं फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा सुनता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत बेशकीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और हम चाहेंगे कि हिट्स पे हिट्स आप लोग देते जाएं, आपकी अगली फिल्म भी हिट होती जाए, आप बहुत सारी फिल्में बनाएं। हर्षवर्धन, आपको वापस से देख के बहुत अच्छा लगता है। सोनम, हम चाहते हैं कि आप बॉलीवुड में इसी तरीके से आगे और भी फिल्में करती रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।